नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी आरक्षण के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार की, अडानी मामले में हुए बड़े खुलासे की, देखेंगे जस्टिस गवाई के बड़े बयान को, चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे को, जानेंगे कोलकाता मामले में डॉक्टरों की हड़ताल के आगे झुकी मोदी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 22 अगस्त को होगी वक्फ बोर्ड बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक, कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने छोड़ी पार्टी, 2 दिन में 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। एमयूडीए मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलाने की राज्यपाल ने दी मंजूरी, हाईकोर्ट पहुंचे सिद्धारमैया, अभिषेक मनु सिंघवी ने आदेश को बताया सरकार को स्थिर करने की कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 संसदीय समितियों का किया गठन, कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल राव चुने गए पीएसी के अध्यक्ष, अधीर रंजन 5 साल संभाल चुके हैं ये पद। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी पर लगातार आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, जिसका खासा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, और अब एक बार फिर बीजेपी पर आरक्षण के खिलाफ होने के आरोप तेज हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर बीजेपी पर आरक्षण को समाप्त करने के आरोप तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर योगी सरकार को हाईकोर्ट से पहले ही झटका मिल चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए हैं, और अब विपक्ष ने भी इसे लेकर बीजेपी पर करारा वार किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए ट्वीट किया कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। अभी एक मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि मोदी सरकार के फैसले ने विपक्ष को दूसरा मुद्दा भी दे दिया, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। खड़गे ने ट्वीट किया कि संविधान को तार-तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी के कम से कम 45 पद लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? खड़गे ने आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। आगे उन्होंने लिखा कि दूसरा, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का अब हाईकोर्ट के फैसले से पर्दाफाश हो चुका है। राहुल गांधी ने मार्च 2024 में दलित और पिछड़े वर्ग में आरक्षण घोटाले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वंचित अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। योगी सरकार ने अभ्यर्थियों से नाइंसाफी करते हुए ये पद भरे थे, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का संवैधानिक हक उनसे छीना गया। खड़गे ने कहा कि भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। आरक्षण पर बीजेपी घिरी हुई दिख रही है, तो वहीं सेबी चीफ माधवीपुरी बुच भी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सियासत में हलचल तेज कर दी थी। अब इस मामले में नए खुलासे हुए हैं, जिससे सेबी चीफ फंसती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही बुच मुश्किल में थी। सवाल उठ रहे थे कि जब सेबी चीफ पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर जांच कौन करेगा, क्योंकि शेयर घोटाले की जांच का जिम्मा सेबी के पास होता है। लेकिन यहाँ तो सेबी चीफ पर ही घोटाले के आरोप लग रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रॉयटर्स ने बताया कि रिव्यू किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के मुताबिक बुच ने अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाना जारी रखा, जो संभावित रूप से नियामक अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन था। बुच 2017 में सेबी में शामिल हुई और मार्च 2022 में उन्हें सेबी का चीफ बनाया गया। कंपनी रजिस्ट्रार के सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार उन 7 वर्षों में एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बुच की 99% हिस्सेदारी है। कंपनी रजिस्ट्रार के सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार उन 7 वर्षों में एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बुच की 99% हिस्सेदारी है, ने 3 करोड़ 71 लाख रुपए की कमाई की है।
बुच का कंपनी में निवेश सेबी की 2008 की नीति का सीधे सीधे उल्लंघन करता है, जो अधिकारियों को लाभ के पद पर रहने, वेतन प्राप्त करने या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में पेशेवर फीस हासिल करने से रोकती है। इसको लेकर हिंडनबर्ग ने सिंगापुर कंपनी के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा था कि बुच ने मार्च 2022 में एगोरा पार्टनर्स में अपने सभी शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए, जबकि मार्च 2024 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड जारी किया उसमें बताया गया है कि माधवी बुच के पास अभी भी भारतीय कंसल्टेंसी फर्म में शेयर हैं। इस मामले में भारत सरकार के पूर्व शीर्ष नौकरशाह और बुच के कार्यकाल के दौरान सेबी बोर्ड के सदस्य रहे सुभाष चंद्र गर्ग ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि फर्म में बुच इक्विटी और इसके निरंतर बिजनेस ऑपरेशन आचरण का बहुत गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा, बोर्ड में शामिल होने के बाद उनके लिए कंपनी का मालिकाना हक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था। खुलासे करने के बाद भी उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ये उन्हें सेबी में शामिल होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है। यानी साफ है कि माधवी बुच इस बार बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गई हैं। माधवी बुच इस वक्त मुश्किल स्थिति में फंस गई हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई ने देश के सामने आ रही मुश्किलों को बताया है। जस्टिस गवई ने कहा कि देश की संपत्ति चुनिंदा हाथों में है, जिसके चलते कुछ को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में बढ़ती महंगाई और गरीबी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल करता रहा है, तो वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि शुक्रवार को देश की दशा पर दुख जताते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। हमें आर्थिक रूप से इस भेदभाव को दूर करना होगा। दरअसल शुक्रवार को जस्टिस गवई केरल हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कमी को दूर किया जाए, इस पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान हो। ये करके उन्होंने समानता का अधिकार तो दिया, लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय असमानता के बारे में क्या? हमारे पास एक ऐसा समाज है जो कई कैटेगरी में बटा हुआ है। लोग एक से निकलकर दूसरे में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हमें चेतावनी दी कि हम इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो लोकतंत्र की वह इमारत ढह जाएगी जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है। बता दें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी तो चुनाव से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, जिसे मोदी सरकार हमेशा खारिज करती रही है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि अब जस्टिस गवई के बयान पर मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार में गरीब जनता के हालातों पर चिंता जाहिर की है। आर्थिक समानता को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। केंद्र की मोदी सरकार सहयोगी दलों पर टिकी हुई सरकार है। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू लगातार बीजेपी पर दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। नायडू एक बार फिर लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार TDP और JDU के समर्थन पर टिकी हुई है। सरकार की ये 2 बैसाखी अगर उससे अलग हुई तो केंद्र का तख्ता पलट हो जाएगा। और इस बीच आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने PM मोदी से मुलाकात की है। खबर ये है कि नायडू जब दिल्ली आए तो वे अपने साथ लंबी चौड़ी लिस्ट भी ले आए, जिसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए केंद्र से मदद, आंध्र प्रदेश के लिए 1 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजना के लिए केंद्र से आर्थिक मदद जैसी मांग की। बता दें कि 2 महीने पहले जुलाई में भी नायडू दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने 1 दर्जन मंत्रियों से मुलाकात की थी। PM मोदी से भी मिले थे और जिस मंत्री से मिले उसे लंबी चौड़ी मांग पत्रों की लिस्ट सौंपते गए। तो वहीं एक बार फिर नायडू अपनी मांगों की लिस्ट लेकर पहुंच गए हैं। बताते चले कि नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, क्योंकि अगर नायडू साथ नहीं रहेंगे तो मोदी के हाथ से सरकार फिसल सकती है। एक तरफ जहां अपने ही सहयोगियों के चलते मोदी सरकार दबाव में है, तो वहीं कोलकाता की घटना को लेकर भी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। आखिरकार सरकार को डॉक्टरों की हड़ताल के सामने झुकना पड़ा है। कोलकाता मामले पर देशव्यापी हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से केंद्र सरकार ने काम पर वापस लौटने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ अनाचार के विरोध में सरकार के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स तो पहले से ही हड़ताल पर हैं। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने भी मोर्चा खोल दिया है। IMA ने 24 घंटे के लिए देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, जिसके बाद शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सभी कामकाज बंद है। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। हड़ताल के साथ ही IMA ने 5 मांगे भी रखी हैं।
जिसमें प्रमुख रूप से रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की सुविधाओं में व्यापक बदलाव और वर्कप्लेस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की मांग शामिल है। डॉक्टरों के हड़ताल के आगे अब सरकार भी दबाव में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की मांग मानते हुए उनसे काम पर लौटने की अपील की है। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाने की घोषणा भी की है। वहीं आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग के साथ एक डॉक्टर ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी लिखी है। उन्होंने सीजीआई से मामले में एक्शन लेने की अपील की है। मामले में जांच कर रही सीबीआई के रडार पर अस्पताल के कुछ गार्ड और कोलकाता पुलिस के जवान भी बताए जा रहे हैं। इस बीच पीड़िता के परिजनों का दावा है कि इस घटना में कुछ और सहकर्मी भी शामिल थे। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई थी, जिसके बाद से देश भर की जनता में आक्रोश है। एक तरफ कोलकाता मामले में डॉक्टरों का गुस्सा थमता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में रेल हादसों का सिलसिला भी थमता नहीं दिख रहा है। आए दिन एक के बाद एक ट्रेन हादसे होते रहते हैं। इस बीच एक और ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात एक ट्रेन हादसा हो गया, जहां साबरमती एक्सप्रेस के लगभग 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में घटनास्थल से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब साबरमती ट्रेन कानपुर से जा रही थी। कुछ ही दूरी पर भीमसेन स्टेशन के बीच हादसे का शिकार हो गई। लोको पायलट का कहना है कि शुरुआती जांच में लग रहा है कि बोल्डर इंजन से टकराया था, जिसके कारण इंजन का कैटर गार्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और मुड़ा हुआ था, जिसके चलते ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि इस बारे में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, यूपी के कानपुर में साबरमती ट्रेन पटरी से उतर गई। मोदी सरकार के 70 दिनों में 21 रेल हादसे हो गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रेल मंत्री के लिए तो ये छोटी घटना है। वहीं दूसरा हादसा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी रंगापानी में भी हुआ है। ये एक्सीडेंट एक प्राइवेट यार्ड में हुआ, जहां ईंधन ले जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बता दें कि इससे पहले भी कई ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। ट्रेन हादसों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं सवाल बीजेपी के सहयोगी पर भी खड़े हो रहे हैं। बिहार के सुल्तानगंज में बन रहे एक 4 लेन पुल का एक हिस्सा अचानक से गिर गया, जिसके बाद एक बार फिर बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस पुल का एक और हिस्सा गंगा नदी में गिर गया, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। निर्माण के दौरान ये पुल तीसरी बार गिरा है। इससे पहले भी 2 बार इस पुल के कुछ हिस्से निर्माण के दौरान गिर चुके हैं। इससे पहले अप्रैल 2022 में तेज हवाओं के कारण पुल का 5 नंबर पिलर गिर गया था। उसके बाद मई 2023 में भी पुल के कई पिलर गिर गए थे। यह हादसा शनिवार सुबह हुआ, जब पुल का 9 नंबर पिलर और उसके ऊपर का ढांचा गंगा नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि नदी में तेज बहाव और बाढ़ की वजह से यह हादसा हुआ। इस पुल को बनाने में 1710 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला के अधिकारी और कर्मचारी घटना के बाद से फरार हैं। इस पुल के निर्माण में जो गड़बड़ियां हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। पुल का काम 2015 में शुरू हुआ था और तब से ये अब तक 3 बार ढह चुका है, जो बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं गंभीर खामियां हैं। बार बार पुल के ढहने की घटनाओं ने इसके निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और वो पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। कई लोग इसे सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा मान रहे हैं। बहरहाल इसके पीछे की वजह क्या है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगी। बिहार में पिछले 2 साल में 21 बड़े पुल गिर चुके हैं, जिसके चलते नीतीश सरकार निशाने पर आ गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं और इस बीच में इन तैयारियों के बीच में उनको जोर का झटका धीरे से भी लग जाता है। अब देखिए ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 69,000 शिक्षकों की भर्तियों को रद्द कर दिया जाए। अब इसका स्वागत किया उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और कहा कि हाई कोर्ट का ये फैसले का हम स्वागत करते हैं और कहा कि वंचितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मौर्य जी ने, क्योंकि वो भी तो एक वंचित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।